ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। मुझे एक असाइनमेंट भी इनफैक्ट डिस्कस करनी थी। जिब्रान इजंट हेयर सो फार, तो आई जस्ट चेक वेदर उसने मैसेज देखा नहीं देखा, अदरवाइज मैं असाइनमेंट डिस्कस कर लेता हूँ। Hasn't seen the message. Okay, so what I'm going to do is I'm going to just discuss the assignment. Okay, तो अच्छा, असाइनमेंट हमारी यूनिट 1 में से है, ठीक है, जो हमारा वेक्टर्स एंड टेंसेस का टॉपिक चल रहा है। आज हम लोग इसका थोड़ा सा पार्ट है बिल्कुल विच वी नीड टू टॉक अबाउट, एंड देन विल स्विच टू यूनिट 2 विच इज़ ऑन काइनेमेटिक्स, मोशन के ऊपर आ जाएंगे, किस तरीके से हम उसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। राइट, तो असाइनमेंट में हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं। इतने मुश्किल सवाल नहीं है, बट दे विल रिक्वायर सम टाइम। आपको सवाल को समझने में और सवाल को अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। पहला सवाल बहुत ही स्टैंडर्ड है कि हमें अगर एक नॉर्मल टू द प्लेन चाहिए, तो हमें ये प्रूफ करना है कि इस प्लेन का ये नॉर्मल है, एंड दिस वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट लास्ट टाइम। तो ये आप देख लेंगे किधर से होता है। दूसरा सवाल एक प्रूफ है, ये मैंने 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हुई हैं जो कि मैं आज की क्लास में यूज़ भी करूँगा। तो ये प्रूफ्स मैंने असाइनमेंट में दिए हुए हैं, बट विल यूज दीज कॉन्सेप्ट्स आइदर, अगर आज हमारा लेक्चर में एंड पे है ये, तो अगर आगे आए वाला पॉइंट तो यूज हो जाएगा, वरना नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में आ जाएगा। ये इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है हमारा, दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ 2 डॉट प्रोडक्ट्स। तो ये एक्चुअली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप अगर इसको इंडिशियल नोटेशन में ओपन करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी को आप एप्सिलॉन आई जे के ए आई बी जे ई के की फॉर्म में ओपन करें, और फिर उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको आप सी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो एक 2 एप्सिलॉन इसके अंदर आ रहे होंगे, एंड देन यू एक्सपैंड इट एंड यू सॉल्व इट। तो एप्सिलॉन की प्रॉपर्टी एक है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। इवेंचुअली व्हाट यू शुड एंड अप विद इंडिशियल नोटेशन में, आपके पास इसकी जो इंडिशियल नोटेशन बन रही होगी ना, वो आ रही होगी। तो इंडिशियल नोटेशन कैसे पता इसकी बन रही होगी? तो ए डॉट सी की इंडिशियल नोटेशन में ये होगा कि रिपीटेड इंडेक्स होगा, क्योंकि समेशन इम्प्लाइड है। तो फॉर एग्जाम्पल ए एल सी एल होगा यहाँ पे, और उसके साथ में बी के मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डिफरेंट इंडेक्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो दैट वुड शो कि हमारे पास रिपीटेड इंडेक्स है और ये अलग से इंडेक्स चल रहा है। सेम थिंग यहाँ पे भी कोई रिपीटेड इंडेक्स आ रहा होगा, डबल इंडेक्स आ रहा होगा। तो आप इसको इंडिशियल नोटेशन में लेके जाएंगे, एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप विद द इंडिशियल नोटेशन ऑफ दिस फॉर्म। तो आप इसकी इंडिशियल नोटेशन अलग से लिख लें अपने पास बेच चाहे तो, और उससे फिर एट द एंड यू विल, व्हेन यू फाइंड द इंडिशियल नोटेशन ऑफ दिस थिंग, यू विल से कि दीस थिंग्स आर इक्विवेलेंट। इसमें एक हमारी आइडेंटिटी यूज होती है, जो हमने पहले नहीं देखी थी, तो मैंने मेंशन कर दिया। दिस इज कॉल्ड द एप्सिलॉन डेल्टा आइडेंटिटी। अगर 2 एप्सिलॉन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कंडीशन ये है कि दोनों का एक इंडेक्स शेयर हो रहा है, ठीक है। तो पहला इंडेक्स शेयर हो रहा है, बाकी दोनों इंडेक्स दोनों के डिफरेंट डिफरेंट, तो आई जे के एंड आई आर एस। तो इनका जो डेल्टा की फॉर्म में बनता है, वो ये बनता है कि पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है डेल्टा का, दीज आर फर्स्ट इंडेसेस। तो आई को छोड़ के पहले इंडेसेस हैं जे और आर, और दीज आर लास्ट इंडेसेस के एन एस, ठीक है। इनमें से माइनस करा रहे हैं हम, ये दोनों आउटर इंडेसेस हैं जे और एस, और ये के और आर इनर इंडेसेस हैं। तो फर्स्ट टाइम्स लास्ट में से माइनस करा रहे हैं आउटर टाइम्स इनर को। जहां पे भी आपके पास इस किस्म की कोई आइडेंटिटी आएगी एप्सिलॉन की, उसको आप डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। और डेल्टा में कन्वर्ट करने का फायदा यही होता है कि हर डेल्टा कोई एक जो इंडेक्स है उसको चेंज करा रहा है। तो कहीं पे अगर आपके पास एक टर्म, मल्टीपल टर्म्स चल रही हैं, उनमें जे भी आ रहा है, के भी आ रहा है, तो आप जे को आर से रिप्लेस करा सकते हैं और के को एस से रिप्लेस करा सकते हैं, किसी भी एक जो इंडेक्स को रिप्लेस करा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस डेल्टा आर यूज्ड। तो ये थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, बट दिस इज, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको कहीं बाहर से कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़नी पड़े। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, ठीक है, वो सब कुछ वही यूज होगा। सेकेंड चीज जो है वो ये है कि हमने ये प्रूफ करना है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर भी है, दिस कैन ऑलवेज बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, एक पैरेलल टू एन, एक एन यूनिट वेक्टर है मेरा, ठीक है। तो इट बिलोंग्स टू आवर वेक्टर स्पेस ई, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो एक कंपोनेंट एन की डायरेक्शन में बन रहा है और एक परपेंडिकुलर टू एन बन रहा है। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू एन, तो वी क्रॉस एन इज परपेंडिकुलर टू एन, और एंड परपेंडिकुलर टू वी, ठीक है। तो ये हमने, वी हैव टू एक्चुअली फाइंड दिस आउट, ये वाली चीज आपको देखनी पड़ेगी। ओके, अगेन इंडिशियल नोटेशन में लेके जाइए। दिस
राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिएगा, यू विल एंड अप विद द लेफ्ट हैंड साइड. इट इज पॉसिबल टू डू इट. ठीक है, हो सकता है. अगेन ओपन है, आप जिस भी तरीके से करना चाहें, दैट इज अप टू यू. तीसरे सवाल में दो टेंसर्स गिवन है, एक सिमेट्रिक टेंसर एस है और एक टेंसर टी है, जिसको हमने ब्रेक किया हुआ है एक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पार्ट. ठीक है, हमने ये पिछली क्लास में चीज पढ़ी थी कि सिमेट्रिक टेंसर्स जो होते हैं वो मिरर होते हैं, ट्रांसपोज इनके बराबर होता है. स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो उसका ट्रांसपोज होता है उसके नेगेटिव के बराबर होता है. तो किसी भी टेंसर को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. तो अगर हमारे पास एक टेंसर टी है जिसको हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक किया हुआ है, देन देयर आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू डिस्प्रूव. ठीक है, दो ही है. एक तो ये है कि अगर एस को मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो जो हमने पहले स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था सिंगल डॉट के साथ, इसको डबल डॉट के साथ भी लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों इंडेक्सेस पे समेशन हो रही है. मैंने क्लास में एक दफा डिस्कस भी की थी चीज. ठीक है, तो तो अगर मैं किसी सिमेट्रिक टेंसर को किसी जनरल टेंसर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, देन दिस इज द सेम एज कि मैं इसको उसके ट्रांसपोज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू प्रूव. सेकेंड चीज जो हमें देखनी है कि अगर मैं एस को टी के साथ स्केलर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, देन पूरे टी का स्केलर प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं. इफ आई जस्ट टेक द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ टी, देन दीज टू आर आल्सो सेम. ठीक, तो ये दोनों चीजें भी हमें प्रूव करनी. फिर एक ये आइडेंटिटी है जो हम लोग यूज करेंगे, आइदर आज की क्लास में टाइम मिला तो, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में. वो ये है कि अगर मेरे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर हो, वो अगर किसी भी जनरल वेक्टर ए के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, then this linear operation can be replaced by a vector product. ठीक है, और तो फॉर एग्जांपल दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, इसका मतलब है इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, और बाकी जो है ट्रांसपोज जो है ना W इज इक्वल टू माइनस W ट्रांसपोज. ठीक है, तो इन दिस केस हम इसको इस W को इस एक वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, एक वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, और इस वेक्टर के हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ W. तो Wij, कैपिटल W के जो Ij कंपोनेंट्स हैं, W11, W12, W13, इनकी टर्म्स में मुझे ये W हैट वेक्टर के कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करना. अगेन दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज यूनिक, बहुत जगह पे हुआ है. इफ यू स्टक यू कैन ऑलवेज लुक फॉर हेल्प, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसमें और खुद से थोड़ा सा सोचें, ताकि आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा हम लोग कंफर्टेबल हो इस टाइप की मैथमेटिक्स के साथ वर्क करने के लिए. ठीक है जी, ये हम चीज़ एक्चुअली यूज़ करने लगे काइनेमेटिक्स के अंदर. जब हम अगला टॉप यूनिट स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम लोग इसको यूज़ करेंगे. फाइनली हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो हमने कहा कि हमारे पास एक बेसिस है E1 E2 E3 और एक और नई बेसिस है E1 स्टार E2 स्टार E3 स्टार. इसमें मुझे E1 स्टार और E2 स्टार पता है, और मुझे पूछा हुआ ये है कि E3 स्टार निकाल दीजिए इन टर्म्स ऑफ EI विच मींस E1 E2 E3. और सेकेंडली अगर मुझे एक वेक्टर पता है U इन द ओरिजिनल बेसिस E1 E2 E3, देन वी नीड टू एक्सप्रेस दिस थिंग इन द ट्रांसफॉर्म्ड एक्सेस. तो आपको इसमें Q मैट्रिक्स गिवन नहीं है, Q मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. लुक एट योर नोट्स कि अगर मुझे E1 स्टार E2 स्टार E3 स्टार पता हो तो हाउ कैन आई फॉर्म द Q मैट्रिक्स. जिस भी हमने चीज डिस्कस की हुई है हो जाएगा. यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट वंस. ठीक है, तो ये 6 सवाल हैं. दिस शुड गिव यू अ फेयरली गुड आइडिया अबाउट कि हम लोग जो हम यूनिट 1 में चीज़ की ना उसकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी इन सवालों से. तो दिस इज द असाइनमेंट. LMS आज डाउन है, मैं उसको अपलोड नहीं कर सका, बट आई ट्राई टू अपलोड दिस थिंग इंशाल्लाह जैसे LMS एक्टिवेट होता है. ठीक है, तो ईद के बाद ऑफ कोर्स इसको हम ले लेंगे. ये जो ईद के बाद हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको ले लेते हैं. ठीक है, ट्यूसडे को, तो 2 वीक्स फ्रॉम नाउ. ठीक, 6 क्वेश्चंस हैं, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट देम. इसमें हमें 2 आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो कि हमें यूज भी करनी है अभी. एक ये वाली आइडेंटिटी है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक सेकंड ऑर्डर टेंसर को हम एक वेक्टर प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, और सेकेंडली हमारे पास अगर हमारे पास एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो उसको मैं इस तरह के किसी कॉम्बिनेशन में ब्रेक कर सकता हूँ. ठीक है, दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच वी नीड टू यूज. ओके सर, ये डबल डॉट एक्सप्लेन कर देंगे 1 मिनट. डबल डॉट इज द सेम थिंग जो हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया था ना, जिसमें दोनों इंडेक्सेस सेम हो जाते हैं. मैंने एक लेक्चर में ये चीज़ बताई भी थी ना कि इट इज़ द सेम. हम लोग इसको इनिशियली हम इसको ऐसे लिख रहे थे
I'll just let me see whether my pen is working. Okay, should work. All right, I'll do this. Okay. मेरे पास S contracted with T is the same as हम जिसको पहले S dot T कह रहे थे, ठीक है, हम लोग उसको ये कह रहे थे, and this is Sij Tij, ठीक है, दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। ये मैंने उसमें स्टेट भी कर दिया क्योंकि ये दोनों इंडेक्सेस में सम हो रहा है, तो मेरे पास एक स्केलर आंसर आ रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। तो हैव अ लुक एट द असाइनमेंट, अगर कोई चीज़ फंस रही है तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आई कैन गिव यू हिंट सॉल्यूशन पे, किसी पॉइंट आप स्टक हो रहे हैं। A lot of these things should be available online. I don't recommend that you just go there because that is not going to help you start working in this, ठीक है। तो कोशिश करें खुद से करने की, फंस जाए तो बेशक मुझसे कांटेक्ट कर लें या फिर सर्च कर लें, तो you will have some idea कि क्या करें, ठीक है जी। तो अभी let us come back to our lecture, और लेक्चर के अंदर we'll continue with unit 1, और यूनिट 1 में हम लोग थोड़ा सा, हमारा आखिरी की एक दो चीज़ें रह गई क्योंकि हम लोग अभी टेंसर फील्ड्स की बात कर रहे हैं, वेक्टर एंड टेंसर फील्ड्स की, तो उसमें हम बेसिकली डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे मेनली, ठीक है ना। तो अगर हमने बोला ये था कि लास्ट थिंग जो हमने डिस्कस की थी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास अगर स्केलर फील्ड्स हैं, अल्फा बीटा वेक्टर फील्ड्स हैं, ए बी हैं, तो अगर ये सारी फील्ड्स हैं, इसका मतलब ये कि देयर फंक्शन ऑफ पोजीशंस, दैट इज व्हाट मेक्स देम फील्ड। फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकते हैं, बट जस्ट बीइंग अ फंक्शन ऑफ टाइम डजंट मेक देम अ फील्ड। फील्ड का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी डोमेन है उसकी लोकेशन डिपेंडेंट हो जाएगी ये चीज़, दैट बिकम्स अ फील्ड, ठीक है। तो दिस इज अल्फा इज अ फील्ड, स्केलर फील्ड है, यू इज अ वेक्टर फील्ड एंड ए इज अ टेंसर फील्ड। इसके बाद हमने इनके टाइम डेरिवेटिव्स देखे थे, और टाइम डेरिवेटिव्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टाइम डेरिवेटिव्स आर एसेंशियली जस्ट द डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो अगर आपके पास स्केलर है तो वो तो इटसेल्फ डेरिवेटिव हो जाएगा, डायरेक्टली डिफाइंड है जैसे नॉर्मली डिफाइन होता है। अगर वेक्टर है तो वी एज्यूम्ड कि हमारा एक्सिस सिस्टम इज नॉट मूविंग, एक्सिस सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, देन इन दिस केस हमारे पास सिर्फ कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे कंपोनेंट यू आई है तो हम लोग यू आई पार्शियल यू आई पे पार्शियल टी कर रहे हैं और ई को कुछ भी नहीं हो रहा। सेम थिंग इज ट्रू फॉर टेंसर्स। तो टेंसर्स के केस में हम लोग सिर्फ टेंसर के कंपोनेंट्स जो ए आई जे जो मैग्नीट्यूड्स हैं ईच कंपोनेंट का, सिर्फ उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। जो हमारे पास दो बेसिस वेक्टर्स आ रहे हैं उनको हम नहीं छेड़ रहे, ठीक है। तो टाइम डेरिवेटिव्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर किसी वेक्टर या टेंसर का टाइम डेरिवेटिव हो रहा है तो पूरे वेक्टर पूरे टेंसर का टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, जस्ट कीप दिस इन माइंड। तो अच्छा, अब हमारे पास उसके बाद जो स्पेशल डेरिवेटिव्स थे, स्पेशल मींस कि हम लोग अपने डायरेक्शंस जो हैं एक्स वाई जी उनके वेरिएबल्स की टर्म्स में डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो अब हमारे पास मल्टीपल टाइम के स्पेशल डेरिवेटिव्स हैं। पहला डेरिवेटिव जो है वो दैट इज अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज ए वेक्टर, ठीक है। द ग्रेडियंट ऑपरेटर इज अ वेक्टर, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑपरेटर ये होता है, तो यू हैव पार्शियल एक्स ई आई, ठीक है। तो पार्शियल एक्स आई ई आई, इसका मतलब है कि आप x1 x2 x3 के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं और हर दफ़ा यहाँ पे उसकी बेसिस भी ऐड हो रही है। तो इफ़ यू जस्ट हैव अ स्केलर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लग इन कर दूंगा तो व्हाट विल हैपन इज, मैं इसको अगर एक्सपेंड करके लिखूं तो एसेंशियली व्हाट आई एम सेइंग इज अल्फा बाय पार्शियल x1 e1 प्लस पार्शियल अल्फा बाय पार्शियल x2 e2 प्लस पार्शियल अल्फा बाय पार्शियल x3 e3। तो एक वेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो अल्फा स्केलर है, तो ग्रेडियंट ऑफ अल्फा इज ए वेक्टर, सही है। सेम काम हमने वेक्टर के लिए भी करके देखा था एंड देन वी स्टॉप। तो वेक्टर के लिए वी सेट कि अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर ले रहा हूँ तो इन दिस केस भी हमारे पास यही वाला काम हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है ना, बट द डिफरेंस इज कि हमारे पास इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग एन अल्फा हियर वी हैव अ वेक्टर, तो उसकी अपनी बेसिस भी आ रही है। तो एक बेस बाहर एग्जिस्ट कर रही है जो कि ग्रेडियंट की है और एक वेक्टर की अपनी बेस है, ठीक। तो सिंस देयर आर टू बेसिस, तो वी हैव पुट दिस डायरेक्ट प्रोडक्ट सिंबल हियर। इफ यू इवन डोंट राइट दिस थिंग, दो बेसिस अगर एग्जिस्ट कर रही हैं एक साथ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो इस ई आई ई जे समेशन नहीं हो रहा, देन इन दिस केस
essentially what we mean is that we mean with that we are forming a second order tensor. तो इसीलिए यहाँ पे हमने टेंसर प्रोडक्ट का सिंबल ऐड कर दिया. तो ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर, ठीक. और जो कंपोनेंट्स उसके बन रहे हैं वो पार्शियल यू आई बाई पार्शियल एक्स जे बन रहे हैं. जो स्पेशल डेरिवेटिव्स होते हैं कंपोनेंट्स के, दे कैन बी रिटन यूजिंग अ कॉमन नोटेशन. तो हमारे पास अगर ऊपर कोई भी इंडेक्स हो, अगर लेट्स से ऊपर ए आई जे होगा तो ए आई जे और नीचे फॉर एग्जांपल जे है, तो लेट्स से मैं ये वाली चीज लिखना चाह रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन माय पॉइंट. इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, it does not even need to be unique. If you have anything like this, then this can be simply written as aij comma j. Repeated index तो some भी implied है, but we are not getting into that right now. अभी simply हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर स्पेशल पार्शियल डेरिवेटिव होगा that can be written in the common notation. तो हमारे पास अंडरस्टूड है कि कॉमा के बाद जो है एक्स जे की बात हो रही है, और कॉमा से पहले वाले जो इंडेक्स हैं वो इस क्वांटिटी के अपने इंडेक्स हैं, और कॉमा के बाद वाले इंडेक्स इस क्वांटिटी के नहीं है, वो एक्स के इंडेक्स है, स्पेशल डायमेंशंस के इंडेक्स. ठीक है. तो हमारे पास चूंकि यहाँ पे यू आई एक्स जे है, तो हमारे पास एक टेंसर फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग इसको इसके कंपोनेंट्स को एज अ मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं इफ यू वांट टू. तो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स आई जो है वो रो में चल रहा है, और सेकंड इंडेक्स जे जो है वो कॉलम में चल रहा है. ठीक है. तो u1, 1, 1, 2, 1, 3. 1, 3 का क्या मतलब है? इट इज पार्शियल u1 बाय पार्शियल x3. ठीक है ना. तो यहां तक हमने बात की थी पिछली क्लास में. तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने नेक्स्ट चीज जो देखनी है दैट इज गोइंग टू बी the divergence of a vector. So we need to talk about the divergence. तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर की बात करें, डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस इज रिटन दो तरीके से लिख सकते हैं इसको. हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू वेक्टर हम सेम रिटेन कर रहे हैं जो हमने पहले वेक्टर की बात की थी, सेम वेक्टर चल रहा है. और वी कैन राइट इट लाइक, एक मिनट, del dot u. तो it's a dot product sort of a thing. ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास, we know what happens is कि हमारे पास जो भी दो वेक्टर्स हैं वो उनके इंडेक्स रिपीट हो जाते हैं और उस पर समेशन इम्प्लाई हो जाती है. ठीक है. तो if I do this, this is basically equal to partial ui by partial xi. ठीक है. तो समेशन इम्प्लाइड है. तो दिस इज पार्शियल u1 बाय पार्शियल x1 प्लस पार्शियल u2 बाय पार्शियल x2 प्लस पार्शियल u3 बाय पार्शियल x3. ठीक है. रिमेंबर के हमारे पास जो ग्रेडियंट है इसमें डायगोनल की टर्म्स क्या आ रही हैं? इट्स u1 1, u2 2, u3 3. तो ये जो है ये हमारे पास एक्चुअली जो ग्रेडियंट ऑफ u है उसका ट्रेस भी है. ट्रेस को हम खाली tr से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. हमने पीछे ट्रेस एक दफ़ा निकाला भी था. I'll just go back to show that to you. ठीक है. तो ट्रेस ऑफ a is simply the sum of the diagonal terms. ठीक है ना. तो आपके पास जो भी ग्रेडियंट ऑफ u आ रहा है उसका ट्रेस भी आपकी डाइवर्जेंस के बराबर होता है. तो डाइवर्जेंस इज वन प्रॉपर्टी विच इज नीडेड व्हेन वी मूव ऑन लेटर ऑन. तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर हमें निकालना पड़ सकता है. इसके बाद हमें एक और चीज़ होती है कर्ल ऑफ अ वेक्टर. तो ये प्रॉब्ली चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं. वी सिंपली आर रिवाइजिंग देम एंड ट्राइंग टू राइट देम इन आवर न्यू मैथमेटिकल नोटेशन, और कुछ भी नहीं कर रहे. तो कर्ल जो हमारे पास होगा दैट इज कर्ल यू, और दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द डेल ऑपरेटर एंड द वेक्टर यू. ठीक है. तो हमारे पास इफ यू रिमेंबर कि हमारे पास अगर एक जस्ट रिमेंबर कि हमारे पास अगर
ए क्रॉस बी होता था, दिस कैन बी रिटन एज, इसके जो कंपोनेंट्स होते थे इनफैक्ट, जस्ट सेकंड, ये थोड़ा सा जो है काम हो रहा है एंड दिस शुड इम्प्रूव आफ्टर अ व्हाइल, राइट। अच्छा जी, तो इसके जो कंपोनेंट्स होते थे दे आर एक्चुअली रिटन इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन आई जे के, ए आई बी जे ई के, या फिर आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, ए एप्सिलॉन आई जे के ई आई बी जे और सॉरी ई आई ए जे और बी के, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एप्सिलॉन आई जे के इज इक्वल टू एप्सिलॉन के आई जे। हमारे पास अगर साइकिल रिटेन हो रहा है तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यू कैन जस्ट पिक द लास्ट वन एंड ब्रिंग इट टू द फ्रंट, ठीक है ना। तो ये काम हमने यहाँ पे इसमें तो नहीं किया, बट हमने ई ए जे में ये वाला काम किया है। तो ई के बिकम्स ई आई, ए आई बिकम्स ए जे और बी जे बिकम्स बी के, तो ये दोनों सेम है, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर हम सेम काम इधर भी कर रहे होंगे तो हमारा पहला वाला वेक्टर जो है दैट इज दिस थिंग, तो जस्ट दिस हमारे पास क्या है, दिस इज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई ई आई, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट जो ई आई तो इसका बेसिस है, तो कंपोनेंट ये है खाली पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, ठीक है। तो लेट्स ट्रीट दिस लाइक ए आई मे बी, ठीक है। तो हम इसको अगर ए आई की तरह ट्रीट करेंगे देन दिस थिंग बिकम्स पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई। सेकेंड चीज क्या है, यू का बी जे चाहिए मुझको, बी की जगह हमारे पास यू है, तो यू का जे कॉम्पोनेंट, तो इट इज यू जे एंड ई के, राइट। तो दिस इज द कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले से यू कैन एक्चुअली वेरीफाई दिस थिंग एज वेल इफ यू वांट टू चेक। आप इस चीज को एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं एंड दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट यूजिंग द डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। तो अगर आप सिंपली इसको कंप्लीट वेक्टर फॉर्म निकालना चाह रहे हैं तो यू कैन गो टू द डिटर्मिनेंट फॉर्म which is E1, E2, E3, partial by partial x1, partial by partial x2, partial by partial x3, and we have here U1, U2, U3, and if you expand this thing, this will also give you del cross U, ठीक है। तो अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो दिस आवर इंडिशियल नोटेशन इज अ लॉट शॉर्टर, ठीक है, एंड इट इम्प्लाइज द एग्जैक्ट सेम थिंग। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे आपके पास सेम चीज आ रही है। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें मिस भी कर दी है, आई हैव टू राइट दिस एप्सिलॉन आई जे के, आई मिस दैट। ये भी हमारे पास आ रहा होगा ऑफ कोर्स, लेट्स जस्ट क्लीन दिस अप। अच्छा, ऑल्सो प्लीज नोट के सिंस दे आर वेक्टर्स it is possible to define something like this. It is possible to define something like this. Nothing is stopping us to do this. ठीक है, तो हम u cross del भी कर सकते हैं. In this case, this would become ui and xj in the ek direction. ठीक है, तो हमने ये बात ऑलरेडी की हुई है कि अगर आप किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के में ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो द ओनली डिफरेंस दैट इज गोइंग टू मेक कि आपका आंसर नेगेटिव हो जाए, आपका वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव वेक्टर जनरेट होने लगेगा, ठीक है। तो प्लीज नोट दैट दिस इज पॉसिबल आल्सो बी डिफाइंड, ठीक है। और इसका मतलब है अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में देख रहे हैं तो u की रो हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाएगी और जो ग्रेडियंट के ऑपरेटर की रो है वो तीसरे रो में आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी ऑपरेटर पॉसिबल होता है। अच्छा जी, तो हमने वेक्टर से रिलेटेड तीन चीजें देख ली। हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर आ गया, डेल यू,
which is a second order tensor. And then we have the divergence of a vector, which is going to be what? If you look at this, what is this quantity? Is this a vector or a scalar? This is a scalar because हमारे पास repeated index आ रहा है. Repeated index implies a summation, and the result is simply a scalar quantity. The curl of a vector is another vector. ठीक है? तो if we see हमारे पास divergence क्या काम कर रही है? Divergence हमारा order reduce कर रही है. Gradient हमारा order increase कर रहा है. और कर्ल हमारे ऑर्डर को कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो कर्ल ऑर्डर रिटेन कर रहा होता. ठीक है, तो सेम चीज अब हमने देखनी है फॉर अ टेंसर एज वेल. सो फॉर टेंसर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन थिंग. ठीक है, जो हमें यूज करनी है, दैट इज डाइवर्जेंस. दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड. तो हम लोग ये यूज कर रहे हैं. बुक के अंदर कर्ल वगैरह भी डिफाइंड है, तो इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट दैट एज वेल. ठीक, तो डाइवर्जेंस जैसे डिफाइन होती थी उसी तरीके से भी डिफाइन होगी. तो वी वर डिफाइनिंग इट लाइक डेल डॉट यू, बट तो लेट्स से ऑफ ए tensor A which belongs to GL3. ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डाइवर्जेंस की बात आ गई. डाइवर्जेंस डिफाइन कैसे होती है? डाइवर्जेंस डिफाइन उसी तरीके से होगी हमारे पास के डेल डॉट विच एवर क्वान्टिटी यू हैव हियर. तो डेल डॉट ए. अच्छा, एक पॉइंट, del dot alpha where alpha is a scalar doesn't make any sense. You can't define the divergence of a scalar quantity because dot product scalar का dot product नहीं लिया जा सकता. ठीक है ना? तो this is, since this is not possible, तो we don't talk about the divergence of a scalar. तो हम लोग divergence of a vector discuss कर रहे हैं और divergence of a second order tensor भी discuss कर रहे हैं. What should this be? हमारे पास, let me just write कि ये होता क्या है, and then I'm going to talk about कि ये कैसे आया. ठीक है जी, एंड दिस बिलोंग्स टू आवर वेक्टर स्पेस. तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक, तो इफ यू सी हमारे पास दोनों इंडेक्सेस रिपीट हो रहे हैं, बट एक इंडेक्स जो है हमारे पास वो बेसिस वेक्टर से रिपीट हो रहा है, तो कंपोनेंट्स जनरेट हो रहे हैं. ए आई और एक्स आई जो है ये रिपीट हो रहे हैं. तो हर जे के लिए देयर इज अ समेशन ऑन आई, बट हर जे इज अ डिफरेंट कंपोनेंट. एवरी जे इज अ डिफरेंट कंपोनेंट. सही है ना? ये कैसे आई चीज? that should be discussed, right? तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें अपना ये डॉट प्रोडक्ट को we can open this up in indicial notation and see what is going on. तो अगर हम अपने del dot a को देखें, तो del dot a is equals to the del operator which I'm going to take as partial by partial xk ek. मुझे ij से अलग कोई इंडेक्स लेना था, because what I'm going to do is I'm going to take ij with my second order tensor. और क्योंकि सेकंड ऑर्डर टेंसर का कंपोनेंट है, तो सेकंड ऑर्डर टेंसर में कितनी बेसिस होती हैं? देयर आर टू बेसिस विद इट. तो देयर इज गोइंग टू बी ei डायरेक्ट प्रोडक्ट विद ej, एंड दिस थिंग इज बीइंग डॉटेड टुगेदर. सही. ये चीज मैंने पहले नहीं देखी, बट अगर आप एक टेंसर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, तो जिस डायरेक्शन से आप वेक्टर को डॉट कर रहे हैं ना टेंसर के साथ, उस डायरेक्शन में जो भी इंडेक्स आ रहा है, बेसिस वेक्टर आ रहा है, वो डॉट होता है. तो यू आर डॉटिंग आई विद के. अगर आप राइट साइड से कर रहे हो तो जे के साथ डॉट हो रहा होता. तो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डॉटिंग आई विद के. व्हेन आई डॉट दिस थिंग, तो लेट्स जस्ट सेपरेट आउट द स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास ये आ गई. ए आई जे भी स्केलर है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के भी स्केलर है. ठीक है. तो वी आर सेइंग दैट वी हैव ई के dot ei and ej remains separate. ठीक है. ek dot ei we know what this is, so this is partial ai. बल्कि हम इसको अब let me just write it like this: aij comma k
delta ki या delta ik doesn't really matter, ej, and this delta is going to now change one of the indexes, either I को मैं k कर दूं या k को i कर दूं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनिशियली i में लिखा हुआ था, तो what I can do is I can change this x, कॉमा के बाद x होता है, to i, तो I can write it like ai, j, i, ej. ठीक हो गया. अब इस केस में जस्ट रिमेंबर कि हम लोग ने लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराया है. It is also possible to define it in a different direction. ठीक है, जिस तरीके से हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर को डिफाइन करने की बात कर रहे थे, सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती है. अच्छा, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर के अंदर इट डजंट रियली मैटर कि आप u डॉट डेल करें या डेल डॉट u करें. ठीक है, these two quantities are same because scalar है ना, तो it doesn't really matter कि आप किस साइड से ऑपरेट करवा रहे हैं, you are still going to end up with the same thing. But in a second order tensor it matters because आपके पास जो यहाँ पे aij जिस x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा होगा, दैट इज गोइंग टू चेंज. तो अगर हम चाहें तो हम ये चीज भी डिफाइन कर सकते हैं, a डॉट डेल, एंड दिस थिंग इज गोइंग टू बी एंड आई वांट यू टू ट्राई दिस एंड चेक. ठीक है, सेम तरीके से जो ये काम किया हुआ है सेम काम होगा. बहुत 2 स्टेप का काम आपने करना है. ये पार्शियल जो हमारा डेल ऑपरेटर है ये राइट साइड से डॉट हो रहा होगा, विच मीन्स कि वो जे के साथ डॉट होगा, एंड देन डेल्टा जे के फॉर्म होगा और जे और के में से कोई एक चीज रिप्लेस हो जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास जो के आ रहा था यहाँ पे वो अभी आई से रिप्लेस हुआ था, देयर इट विल रिप्लेस विद जे एंड विल एंड अप विद समथिंग लाइक दिस. यू कैन ट्राई दिस एज वेल. ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं. ये दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज व्हेन वी टॉक अबाउट आवर एक्चुअल कंटिन्यूम मैकेनिक्स. यहाँ पे एक्चुअली आई एम डन विद यूनिट 1. ठीक है, यूनिट 1 में हमने अपनी जो मैथमेटिक्स जो मेनली डेवलप करनी थी वो हमने कर ली. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग देम. शुरू में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं कर रहे होंगे, तो बहुत सारी इसमें राइट. तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि हम लोग ने अपनी मैथमेटिक्स जो डेवलप करनी थी मेनली वो हमने कर ली है अभी. ठीक है, तो वी आर इन अ पोजीशन टू मूव ऑन. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड यूनिट व्हिच इज काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स करने के बाद वी आर गोइंग टू मूव टू स्टार्ट स्टडीइंग डिफॉर्मेशन. तो काइनेमेटिक्स में मेनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू डिफाइन displacements, velocities and accelerations, and what are the different ways we can do that. ठीक है, और हमने एसेंशियली जो मोशन होता है किसी भी बॉडी का और उसको मैथमेटिकली डिफाइन करना सीखना है. ठीक है, वी नो अ लॉट ऑफ इट, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम लोग उसको जिस फॉर्म में लेकर आ रहे होंगे वो थोड़ी सी जनरलाइज फॉर्म होगी. हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड पढ़ी हुई हैं, बट फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की हम एक फॉर्म में अराइव होंगे विच वी हैव स्टडीड इन डायनामिक्स, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी की. बट this time around what we do is we are going to, when the term that we are going to arrive with is going to be for 3 dimensions. हम लोग अंडर ग्रेजुएट्स में ओनली 2 dimensional डायनामिक्स को स्टडी करते हैं. तो we will not solve anything at this point. we'll develop कि वो मोशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की क्या फॉर्म्स बन रही हैं. ठीक है, तो लेट्स सी कि इस टॉपिक में मैं करना क्या. Alright, so what we need to do is we need to talk about kinematics of continuum bodies. ठीक है, तो वी आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट कॉन्सेप्ट कंटिन्यूम वाला कि फील्ड्स की फॉर्म में हम चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल पार्टिकल्स. ठीक है, तुम काइनेमेटिक्स ऑफ कंटिन्यूम बॉडीज पढ़ रहे हैं. ठीक है, एंड our focus initially will be in defining motion
मैथमेटिकली द फर्स्ट थिंग, आज का मेजर पोर्शन जो हमारा डिफाइन, हम सिर्फ मोशन को डिफाइन करेंगे. इफ अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट मैथमेटिकली. एक जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसकी एग्जांपल से लेके समझेंगे वो जनरल फॉर्म पर्टिकुलर एग्जांपल्स पे कैसे अप्लाई हो रही होती है. ठीक है. एंड आवर स्टडी इज गोइंग टू मेनली इंक्लूड 4 थिंग्स इन दिस टॉपिक. बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जल्दी कवर हो जाएगा इस यूनिट. तो in this unit we are going to talk about 4 things. So let's write them. ठीक है जी. पहली चीज जो हम देखेंगे that is going to be motion and deformation. डिफॉर्मेशन को हम बिल्कुल सरसरी तौर पे एग्जांपल के थ्रू इंट्रोड्यूस कर देंगे, बट हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 3 के अंदर. सेकंड चीज जो हम देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी व्हाट वी कॉल लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन. ठीक है. मोशन के साथ वेलोसिटी and acceleration as well. इसके बाद we are going to talk about the other way we do that. Lagrangian को opposite way जो होता है that is the Eulerian way to do it. और जाहिर है हमें इसको बताना पड़ेगा कि what do these mean, कि what is Lagrangian, what is Eulerian. We'll talk about that. And finally we'll talk about something which you usually study in undergraduate level. वो होता है मटीरियल डेरिवेटिव. क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स में नॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाता है. हो सकता है किसी और कोर्स में या मैथमेटिक्स के कोर्स में आपने पढ़ा हो, बट नॉर्मली फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बिकॉज इट इज लिंक्ड टू द ऑयलिनियर डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन. और ऑयलिनियन डिस्क्रिप्शन ऑफ जो हमारी मोशन है दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन फ्लूइड्स. ठीक है. हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स में मेनली लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन पे फोकस कर रहे होते हैं. तो हमारे पास ये 4 चीजें जो हमें डिस्कस करनी है. एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ दिस व्हिच इज सिंपली डिफाइनिंग मोशन इटसेल्फ. ठीक है. तो मोशन को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने 2 बॉडीज बनाई हुई हैं. हम लोग ये चीज पहले डिफाइन कर चुके हैं. हम कहते थे कि फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट चेंज दिस कलर, मे बी दिस वुड हेल्प. कि एक बॉडी है बी. ठीक है. उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं पी. राइट. अब वी सेड कि इन कंटेनर मैकेनिक्स इट इज नॉट mathematically feasible and not easy to describe this body with its particle, right? So we instead what we do is we define the domain occupied by the body. ठीक है. तो हम कहते हैं कि हम एक डोमेन डिफाइन कर रहे हैं ओमेगा जो बॉडी ऑक्यूपाई कर रही है. इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं पी, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पॉइंट पी है हम पॉइंट की पोजीशंस डिफाइन कर देते हैं. तो वी से कि हम अपने पॉइंट्स की वी कैन डिफाइन पोजीशंस. तो वी फ्रॉम द सिलेक्टेड हमारा जो एक्सेस सिस्टम होगा उससे वी कैन डिफाइन द पोजीशंस ऑफ any point. हर पॉइंट की अपनी पोजीशन होगी. तो if this is point number 1, तो this will be x1. There can be a point 2. So it will generate an x2 and this whole domain is omega. ये बात हम बिल्कुल स्टार्ट में कर चुके हैं जब हम कंटेनर मैकेनिक्स शुरू करे थे पहले वीक में. राइट. हम लोगों को जो चीज़ इनिशियली समझनी है ना वो ये समझनी है कि ये चीज अब फिक्स नहीं रहेगी. हमने अभी तो इनिशियली ये चीज बोली थी कि जो बॉडी और डोमेन जगह ऑक्यूपाई कर रही है दैट्स ओमेगा. बट अब हमारे पास क्योंकि मोशन इन्वॉल्व है, एक बॉडी डिफरेंट लोकेशंस ऑक्यूपाई करेगी ना.
If a body is moving through space at different times, it is going to occupy different positions. तो अब हम बॉडी की लोकेशन को डोमेन नहीं कह रहे, अब हम ये कहेंगे इंस्टेड कि बॉडी जो है हमारी स्पेस से बाहर एग्जिस्ट कर रही है, तो दिस इज अ बॉडी एंड विल प्लेस दिस बॉडी इन आवर 3 डायमेंशनल स्पेस. तो मैंने इस बॉडी को पिक किया और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड ए कन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी. तो ये एक कन्फिगरेशन है, टर्मिनोलॉजी है और कुछ भी नहीं है. It's not just simply a domain configuration because this is a particular instance of the body in the space. किसी और instance के ऊपर कोई और orientation हो सकती है, कोई अगर deformation हो रही है तो इसकी shape भी change हो सकती है, इसका size change हो सकता है, ये किसी और angle के ऊपर हो सकती है. तो configuration of the body keeps changing as the body moves through space. ठीक है. तो हम लोगों ने अभी जो चीज़ फोकस करनी है ना, वो हमें फोकस करना है on the idea of configurations. हमें ये समझने की जरूरत है, ठीक है. इसके लिए लेट्स डू समथिंग कि हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग एक हमारी बॉडी है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी उसको इस तरह कर दिया कि अब वो अगर मैं इस पर कोई चीज़ ड्रॉ करूंगा इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली मोर विजिबल, राइट. तो अब हम लोग दिस इज माय मटेरियल बॉडी, ठीक है. दिस इज नॉट अ डोमेन, दिस इज द एक्चुअल बॉडी. तो मटेरियल बॉडी कह देते हैं, ठीक है. एंड दिस मटेरियल बॉडी इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन द स्पेस दैट आई एम कंसीडरिंग, इट इज जस्ट देयर. फॉर एग्जांपल एक बॉल है, वो मुझे उसकी शेप पता है, आई नो एवरीथिंग, ठीक है, बट उसको मैं अपने एक रूम के अंदर किसी पॉइंट पे लाके रख सकता हूँ, बट इट इज पॉसिबल कि वो मेरे रूम के अंदर एग्जिस्ट ना कर रही है. तो वो मेरी कंसर्न 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट आई कैन ब्रिंग इट इनटू माय स्पेस. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पिक दिस बॉडी एंड आई कैन प्लेस इट इन माय 3D स्पेस, ठीक है. तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास एक बॉडी होगी जिसके पास जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, राइट. तो द बॉडी इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स एंड ईच ऑफ दीज पॉइंट्स इज गोइंग टू बी प्लेस्ड हियर. तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो सकता है यहाँ पे आ जाए, वी डोंट नो रियली, राइट. तो ईच ऑफ दिस पॉइंट्स इज बीइंग प्लेस्ड इन आवर 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है. सिर्फ ये चीज़ हमें थोड़ी सी इस वक्त समझने की जरूरत है. तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को ना थोड़ा सा एक दफ़ा लिख लेते हैं, तो ताकि ये हमारे पास नोट्स में भी जनरेट हो जाए. तो वी आर सेइंग दैट वी हैव ए मटेरियल बॉडी which is being placed in our space. थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम उसको प्लेस कर रहे हैं, राइट. द बॉडी बी consists of n particles, right? n being a very large number, so n particles हैं, ठीक है. Each of these particles is placed in our space. इसको मैं थोड़ा बेहतर तरीके से लिखता हूँ. Each of these particles is placed in R3 and पोजीशन. तो हम इसकी पोजीशन को एक्चुअली पोजीशन वेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. पॉइंट्स को हम डिफाइन नहीं करते. दिस वी अगेन टॉक्ड अबाउट अर्लियर. वी डोंट टॉक अबाउट पॉइंट्स, वी टॉक अबाउट द पोजीशंस ऑफ दोस पॉइंट्स. तो जब हम उसको किसी
बॉडी को अपनी डोमेन के अंदर प्लेस कर देंगे तो व्हाट वी विल डू इज विल be able to define the position of each of these points. So I should be able to define the position of this point, the position of this point, the position of this point. Each of this is a position vector, x1, x2, x3, and something like this. Okay, this is our body, and this is the domain omega. So body को अब हम एक domain में convert करें. Domain is a mathematical quantity. The body is a material or a physical quantity. ठीक है. So what do we mean by configuration? So configurations can be many. So the same body can occupy different configurations in our three-dimensional space. ठीक है. तो for example, this body B can at time t equals to 0 maybe मैं उसको यहाँ पे place कर रहा हूँ. तो this our domain is omega naught. ठीक है. At time t equals to 1 second, this body is placed here. This I'm calling omega 1. At any time t, this body occupies this particular domain, which is omega t. सही. जो body को placement हो रही है ना, जो body की, this body is being placed here. There has to be a map involved. Map का मतलब ये है कि body के हर point को यहाँ से pick करना है और उसको यहाँ लाके प्लेस करना. देयर हैज टू बी अ वेल डिफाइंड मैथमेटिकल प्रोसेस बिहाइंड दिस. इसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे अभी. ठीक है. बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट सिंबल एट दिस पॉइंट. वो सिर्फ एक सिंबॉलिक नोटेशन है विच इज गोइंग टू हाईलाइट द फैक्ट कि दिस इज अ प्रिसाइज प्रोसेस गोइंग ऑन. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट उठ के जो यहाँ पे आ रहा है, देयर इज अ मैपिंग इन्वॉल्व. बल्कि इसको मैं सही से एक्चुअली ड्रॉ करूँ. आई नीड टू गेट टू दिस पॉइंट. So I'm coming here. Let's just leave it. So I'm coming here, and this thing is, we are calling it kappa. So this is kappa naught, and we're bringing in point. So let's say this is point P. So the mapping of point P is here. सही. इस point की जो location होगी, that is going to be X. सिमिलरली ये पूरा का पूरा डोमेन जो है ना, ये इधर मैप हो रहा है यूजिंग द सेम मैपिंग. तो सेम जो हमारी मैपिंग है, वो सेम मैपिंग हमारी पूरी बॉडी को मूव करा रही है. एंड हियर वी आर जस्ट एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि बॉडी इटसेल्फ इज नथिंग, इट्स जस्ट अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स, पार्टिकल्स. हर पार्टिकल एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, हर पार्टिकल जो है हमारा वो सेम मैपिंग से मूव हो रहा होता है. ठीक है. द सेम मैपिंग इज मूविंग द एंटायर बॉडी. सो दिस इज जस्ट समथिंग व्हिच वी नीड टू नोट. सही है. At in any other configuration, the mapping is going to change. So I can just pick a different color maybe here, and this particle P is being mapped here, and I can call this, for example, kappa 1 of P, and this entire body is being mapped here using kappa 1 of B. अब ये हमने एक मैथमेटिकल नोटेशन रिप्रेजेंट की हुई है. कैपा क्या है हमें अभी नहीं पता. वी जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट हियर वन थिंग. वो ये है कि देयर इज ए फिक्स्ड मैथमेटिकल रूल व्हिच इज मूविंग द बॉडी इनटू आवर स्पेस. ठीक है. ऐसी रैंडमली उसके पार्टिकल्स को प्लेस नहीं कर रहे. तो उसकी शेप अगर चेंज हो रही है, देयर हैज टू बी अ मैथमेटिकल बेसिस. अगर शेप रिटेन हो रही है, उससे बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे इस वाले इंस्टेंट में बॉडी रोटेट कर रही है, इस वाले इंस्टेंस में, then there has to be some mathematical rule which defines this rotation. सही है. तो तीसरे वाले केस में भी ड्रॉ कर देते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इस वाले केस में जो पार्टिकल की मैपिंग बन रही होगी, that is for example going to be kappa t of P, and similarly we are going to have kappa t of B. ठीक है. अब ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एक्नॉलेज दिस फैक्ट. ठीक है. इसमें हमने कोई एक्चुअल ये बात नहीं की कि ये हो क्या रहा है. हमने सिर्फ ये बात की है अभी तक कि देयर इज अ मैपिंग of the body into a 3D space, and there can be multiple mappings. So at different times, at different instances, the body can occupy a different region of space.
हर रीजन ऑफ स्पेस जो बॉडी ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम एक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो आपकी बॉडी का हर कॉन्फ़िगरेशन तक देयर इज अ मैप, ठीक है। इधर हम सिर्फ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे एक्नॉलेज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन ओमेगा नॉट जो हमारी सबस्क्रिप्ट 0 है, shows that this is the first instant. The first configuration. ठीक है, ऑफ द बॉडी। अब और इसमें हमारे पास क्या काम की बात है करने की। अब दिस सीरीज ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ओमेगा 1 ओमेगा नॉट से ओमेगा 1 हुआ, फिर कोई ओमेगा 2 होगा, कोई ओमेगा 3 होगा, कोई ओमेगा 4 होगा, होते होते कोई ओमेगा टी होगा। जनरली दिस सीरीज ऑफ configurations define what? What do you think this defines? Motion of a body. Motion of the body, right? So this series of configurations, omega naught, omega 1, omega 2 to omega n, define the motion of the body. So we need to now see how we can relate them together. अभी हम इसको simplify करते हुए जाएंगे. We'll find out eventually that this idea itself is too involved. We need to have a better way to do it. ठीक है, तो let's just complete this thing. ठीक है, तो हमने एक थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट बात की है, बट हमने एक मैथमेटिकली मोशन को एक सीक्वेंस, और ये समझ लें कि हम अगर इस मोशन को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपकी वीडियो के अंदर जो हर फ्रेम फॉर्म हो रहा है बॉडी का, दैट फ्रेम इज वन कॉन्फ़िगरेशन एंड यू run all those frames in a sequence at a certain speed, you see the body moving. ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे कह रहे हैं, वो जो हर एक फ्रेम है बॉडी का, दैट इज वन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो विल राइट दैट एंड विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, नोट करें इस पॉइंट को कि all of the domains that we have defined, so omega naught is equals to kappa naught of p, or omega 1 is equals to kappa 1 of b, and omega t is equals to kappa t of b. Every time we are referring to the body b, तो मैं एक्चुअली आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा 1, मैं ये नहीं कर रहा। मैं अभी तक जो हमारी मैथमेटिकल नोटेशन है ना, उसके अंदर आई एम जस्ट रिलेटिंग माय ओरिजिनल बॉडी टू ईच ऑफ दीज कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैं 0 से 1 का बात नहीं बता, मैं 0 से 1 में जाने का आई हैव नो वे ऑफ नोइंग कि 0 से 1 तक कैसे जाते हैं आप। मुझे तो ये पता है कि बॉडी बी को अगर मुझे इंस्टेंट 0 में कहीं पे प्लेस करना है, या मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आई एम बैक। ओके, तो आई वाज सेइंग कि हमारे पास इस वक्त वी हैव नो वे ऑफ डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। हमारे पास अभी जो टोटल चीज डिफाइन हो रही है वो ये हो रही है कि बॉडी बी इंस्टेंस 0 के साथ कैसे रिलेटेड है, बॉडी बी इंस्टेंस 1 के साथ कैसे रिलेटेड है, बॉडी बी इंस्टेंस टी के साथ कैसे रिलेटेड है, राइट। तो इसके अंदर the problem in this is number one, each configuration is a mapping of the body itself. ठीक है, बॉडी बी की मैपिंग है। We do not have a mechanism
to relate the different configurations together. We don't have this so far, so we need to find out a way we can do this. ठीक है, तो इसके लिए let's just consider one instance. एक हमने सिर्फ configuration pick की है, वो single configuration जो हमारे पास है उसकी हमारी मैपिंग क्या थी, जिससे हम इसकी मैपिंग है, फॉर एग्जांपल दिस इज ओमेगा नॉट, देन द मैपिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कैप नॉट ऑफ डी वेयर दिस इज द बॉडी डी. सही हो गया जी. अब वी नीड टू डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन कैपा कैन बी. ठीक है, तो कैपा की दो प्रॉपर्टीज हैं एंड विल सी कि हम वो रिवाइज करनी पड़ेंगी कि हमें याद है. तो कैपा नॉट has two basic properties. ठीक है, तो kappa not and kappa in general is 1-to-1 and onto. ये दो मैथमेटिकल चीज होती है, फंक्शंस के बारे में हम डिफाइन करते हैं मैपिंग्स के बारे में. ठीक है, दोनों का मतलब है कुछ सर्टेन. ठीक है, तो I'll just define it ताकि हम अगर किसी को याद नहीं है तो उसको याद आ जाए. 1-to-1 का क्या मतलब होता है? 1-to-1 का ये मतलब होता है कि बॉडी बी के जो पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल जब हम इसमें जब कैपा नॉट, फॉर एग्जांपल दिस इज कैपा नॉट P1, कैपा नॉट P2, कैपा नॉट P3, जब मैं कैपा नॉट P1 करूंगा या कैपा नॉट P2 करूंगा या कैपा नॉट P3 करूंगा, आई एम ओनली गोइंग टू गेट अ सिंगल लोकेशन इन माय ओमेगा नॉट. हर पार्टिकल सिर्फ एक लोकेशन के साथ मैप्ड है. 1-to-1 रिलेशनशिप है. ठीक है, तो दिस मीन्स के ईच particle in B corresponds to only one position in omega naught. This is what 1-to-1 means. ठीक है, दूसरी चीज है on to. On to का मतलब ये होता है कि every position in this domain has a corresponding point in P. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 पॉइंट्स थे, P100 तक है, तो यहाँ पे 100 लोकेशन, तो मैं बहुत डिस्क्रीट टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स इतनी डिस्क्रीट बात हो नहीं सकती, बट 100 पॉइंट्स थे, तो 100 पॉइंट्स की लोकेशन तो यहाँ पे डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे 101 तो एक लोकेशन, एक्स्ट्रा लोकेशन भी डिफाइन है. ठीक है, ऐसा नहीं है. या फिर अगर इस तरह बोलें कि मैंने अपनी पूरी बॉडी को जो मैप किया, तो मेरी पूरी बॉडी इतने रीजन में आ गई, इस वाले रीजन में मेरा कोई भी पार्टिकल मैप नहीं हुआ, लेकिन इस डोमेन में ये वाला भी रीजन इंक्लूडेड है. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो आपके पूरे डोमेन की हर लोकेशन के लिए बॉडी के अंदर कोई ना कोई पॉइंट मौजूद है. ठीक है, तो ये 1-to-1 का थोड़ा सा इनवर्स है, बट बोथ ऑफ देम कंबाइंड गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग. तो हम पहले इसको लिख लेते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाट दैट मींस. पॉइंट कह लें या पार्टिकल कह लें इन बी. ठीक है, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि मेरे पास हर पॉइंट सिर्फ एक को मैप कर रहा है. तो मेरे पास फॉर एग्जांपल इसको इस तरह देखेंगे, आई हैव 3 points in B and 3 locations in omega, something like this. ठीक है, तो मेरे पास हर point in B, तो P1, P2, P3, all of them correspond to only a single point in omega naught. ठीक है, और हर ओमेगा जो है, ओमेगा नॉट में हर जो लोकेशन है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज
x1, this is x2 and this is x3, इसके लिए कोई ना कोई पॉइंट अवेलेबल। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि चौथी लोकेशन नहीं है जिसका कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। इसका फायदा क्या हो रहा है? इसका फायदा ये हो रहा है कि हर पॉइंट और हर पोजीशन का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लेना, हर पेयर्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर P1 और X1 का पेयर है, P2 और X3 का पेयर और P3 और X2 का पेयर है। हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लोकेशन है और हर लोकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये मैपिंग है ना कैपर नॉट, it is possible that this can be inverted. Again, एब्स्ट्रैक्ट बात हो रही है, अभी तक हमने इन्वर्ट किया नहीं है, वी डोंट नो कि इन्वर्ट हो सकते कैसे होगा क्या होगा, बट वी आर सेइंग कि अगर किसी भी मैपिंग के अंदर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो यानी कि आपके पास जितने पॉइंट्स यहाँ पे हैं उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल लोकेशंस अवेलेबल हैं और हर सिंगल लोकेशन के पीछे एक ना एक पॉइंट मौजूद है, देन अगर कैपर नॉट डिफाइन हो सकता है तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डिफाइन कैपर नॉट इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हमारे पास जो डोमेन ये था, दिस वाज एक्चुअली इक्वल्स टू कैपर नॉट ऑफ बी, एंड नाउ वी कैन डिफाइन बी एज कैपर नॉट इनवर्स ऑफ ओमेगा नॉट। इसका हमें क्या फायदा हो सकता है? वी नीड टू थिंक अबाउट दिस, इसका हमें क्या फायदा हो सकता है? इसका हमें फायदा ये हो सकता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हो, मेरे पास ओमेगा नॉट हो और मुझे ओमेगा 1 तक पहुंचना है, तो ओमेगा 1 से नाउ आई कैन एक्चुअली गो बैक टू बी यूजिंग द नॉलेज ऑफ ओमेगा नॉट, और फिर बी से ओमेगा 1 में जाने के लिए मैपिंग मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, समथिंग लाइक दिस। तो अब मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ की एक वापस जाने की मैपिंग डिफाइन कर सकूँ। तो मुझे यहाँ से जाना ओमेगा नॉट से ओमेगा 1 तक, तो आई वांट टू गो फ्रॉम ओमेगा नॉट टू बी, एंड देन फ्रॉम बी आई कैन गो टू ओमेगा 1। तो दिस लेट मी जस्ट दिस ओके, ठीक है ना, ये हम करना चाह रहे हैं अभी। दिस इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। ऑलराइट, इसके अंदर जैसे बी डिफाइन हो सकता है, इसी तरीके से और क्या डिफाइन हो सकता है? इसी तरीके से हम पॉइंट पी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट पी को हम नॉर्मल पी कह रहे हैं, तो लेट्स जस्ट कीप इट दैट वे। पी इज आल्सो इक्वल टू कैपर नॉट इनवर्स ऑफ अ पोजीशन। अब ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग है कौन सी मैपिंग चल रही है। हो सकता है x3 को मैं इन्वर्ट करूं तो मेरे पास p2 निकले, x2 को इन्वर्ट करूं तो मेरे पास p3 निकले। इट डिपेंड्स ऑन द डोमेन इटसेल्फ, राइट। तो अभी तो बिल्कुल हम जनरल बातें कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास x क्या है? व्हाट इज x? x इज द पार्टिकल p, ठीक है, एंड ओमेगा नॉट इज द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्यों है ये? क्योंकि मैं इस कॉन्फ़िगरेशन से बॉडी बी को जनरेट कर सकता हूं। तो अगर मुझे इस रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से किसी भी और कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़े, तो आई नाउ हैव अ मींस टू गेट बैक टू द बॉडी, एंड फ्रॉम बॉडी आई कैन गेट बैक टू द न्यू पोजीशन एज वेल इफ आई वांट। ठीक है, अब ठीक है, दिस इज एक्चुअली दिस मैटर्स। ये जो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये जनरल सी चीज नहीं है। अब नाउ in terms of solid mechanics, what should be our reference configuration? For example, अगर मैं एक टेंसाइल टेस्ट का सैंपल ले रहा हूँ and then I put it in the machine and start stretching it, ठीक है, तो at each time instant t हमारी जो हमारा स्पेसिमेन है वो स्ट्रेच होता जा रहा है, कभी नेकिंग स्टार्ट हुई, इवेंचुअली फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन। इस केस में what do you think should be our reference configuration? The reference configuration in solid mechanics is normally the undeformed or the stress-free
कन्फिगरेशन, जो स्टार्टिंग जब जहाँ से शुरू करते हैं ना वो हमारी स्ट्रेस फ्री स्टेट होती है नॉर्मली. बट फ्रॉम अ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ओमेगा नॉट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, तो दिस इज मैथमेटिकली is arbitrary, but physical reasonings हो सकते हैं किसी एक configuration को prefer करने के. तो for example in solid mechanics we prefer normally the initial stress free state of the body as a reference configuration. ठीक है, और बाकी कोई भी अगर बॉडी डिफॉर्म हो रही है हम उसको उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट से स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी की ओरिजिनल से फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर थी, मैंने उसको कंप्रेस किया, वो एक दो साइडों से अंदर की तरफ डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गई है, उसकी शेप चेंज हो गई है, तो मैं उसकी शेप कितनी चेंज हुई है, आई नीड टू गो बैक टू दी ओरिजिनल अनडिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपेयर दैट. ठीक है, समहाउ उसके मेजर्स होंगे जो आगे जाके आ जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. ठीक है, हमने अभी सिंपली ये बात की है अभी तक जो हमने, इफ आई जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार इज कि हम मोशन की बात कर रहे हैं एंड वी आर सेइंग दैट द मोशन इज सिंपली a sequence of configurations in our थ्री डायमेंशनल स्पेस, और हर configuration किसी न किसी टाइम इंस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही हो. ठीक है, और configuration itself क्या है? Configuration is just the domain occupied by the body at a certain instant. तो फॉर एग्जाम्पल t इक्वल्स टू 0 के ऊपर बॉडी क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, t इक्वल्स टू 1 के ऊपर क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, 2 के ऊपर क्या स्पेस, 2 सेकंड्स पे क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, तो configuration is just the domain occupied, the space occupied by the body, and this can be, there can be many configurations of the body, each corresponding to a different time. सही है ना? And the series of these configurations is what describe the motion of the body. ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि it is unfeasible to actually keep on relating each configuration to the body itself. So what we do is we want to have a reference configuration जिससे मुझे बॉडी की मैपिंग पता हो, and then I can actually relate configuration omega naught to different configurations omega 1, 2, 3. Later on we'll find out that we don't even need to consider these kappa separately. अभी हम इसको आगे एक स्लाइड में देखते हैं कि we'll combine these into a single variable. तो kappas, अगर मेरे पास kappa inverse और for example अगर मैं यहाँ से kappa not inverse से b पे आया और फिर kappa t से यहाँ पे आया, तो मेरे पास दो फंक्शंस हो गए ना. kappa t ऑफ b है ना, b क्या है, b इज kappa इनवर्स ऑफ kappa नॉट इनवर्स ऑफ ओमेगा नॉट. तो kappa t ऑफ, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई विल रिमूव इट बिकॉज इस स्लाइड से आगे की चीज है. kappa t ऑफ एक्चुअली kappa नॉट इनवर्स ऑफ ओमेगा नॉट, ये बात हो रही है. ठीक है, विल लेटर ऑन डू दैट कि हम लोग इस पूरे ऑपरेशन को एक सिंगल मैथमेटिकल सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जब हम एग्जांपल्स पे आएंगे दिस विल बिकम वेरी सिंप्लीफाइड. ठीक है, अभी थोड़ी जनरल बात हो रही है तो इसलिए कॉम्प्लिकेट लग रही है. ठीक है, तो लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप एंड विल मूव ऑन. अच्छा जी, तो हमने इन्वर्स की बात कर ली. उसके बाद वी आर एट अ पॉइंट वेयर वी कैन नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि व्हाट दिस इन्वर्स मींस फॉर अस. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. हमारे पास अगेन वी हैव आवर बॉडी बी. ठीक है, एक डोमेन हमारे पास ओमेगा नॉट है, एक डोमेन हमारे पास ओमेगा टी है. ठीक है, और हमें पता है कि इस बी की मैपिंग जो ओमेगा नॉट पे जनरेट हो रही है दैट इज, हम इसको कैपा नॉट कह रहे हैं. ठीक है, और जो मैपिंग मेरी टी के ऊपर जनरेट हो रही है इसको हम कैपा टी कह रहे हैं. राइट, but we have now also said that we can define an inverse mapping here which is kappa naught inverse of omega naught. ठीक, तो what is omega t? Omega t is kappa t of b, and which basically means we're talking about
kappa t of what b is kappa naught inverse of omega naught, जो हमने आप पीछे लिखा था kappa naught inverse of omega naught. सही. अब एक मैं छोटा सा साइड नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे जिस नोटेशन के लिए, वो ये है कि how do you actually write if I say there is a function g of x, f is a function of the function g of x. This can be written as f o g x. ठीक है, composed with का ये function होता है कि f composed with g, यानी f of g of x. ठीक है, f of g of x. तो इसको इस तरीके से पूरी चीज लिखने की बजाय we can write it like this. So we can do the same thing here as well. ठीक है, तो we can write omega t as kappa t composed with kappa naught inverse of omega naught. And so this mapping itself is now defined. सही. अब हमने अभी तक एक बात हमने पहले की थी कि हम इसको कह रहे थे अपने पास रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, ओमेगा टी को विल कॉल इट द करंट और स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन को हम मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं एक्चुअली. ओके, राइट. The same way we are defining this, we can also define something else. We can define the location. For example, ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसकी लोकेशन x बार है, तो इस पॉइंट की लोकेशन हम इसको कह रहे हैं x t. ठीक है, सेम पॉइंट है इसमें. तो I can define a map from here to here as well. ठीक है, एंड दिस विल बी द सेम टाइप ऑफ मैपिंग, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास एक्चुअली जो मैपिंग है वो डोमेन की मैपिंग क्या होती है, वो हर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की मैपिंग होती है ना. बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं और डोमेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी पोजीशंस हैं. तो हर पोजीशन इधर किसी ना किसी चीज से मैप हो रही है. तो पोजीशन x is mapped to the position xt and the mapping is going to remain the same. ठीक है, तो हाँ, we can define this as well here. अब ये पूरी चीज करने का जो हमारे पास मकसद था ना, वो ये था कि हम अभी करेंगे क्या, हम इस मैपिंग को वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेफरिंग टू दिस एज सिंपलीफाई. पूरी चीज को करने का पर्पस था, पर्पस ये था कि हमें फाई का मीनिंग समझ में आ जाए, फाई में हो क्या रहा है एक्चुअली. ठीक है, हम लोग जो एक्चुअल काम करेंगे, वी आर गोइंग टू सिंपली डू दिस. बट इफ आई हैड सिंपली रिटन लाइक दिस कि मेरे पास एक इनिशियल रेफरेंस है डोमेन और एक मेरा करंट या स्पेशल डोमेन है, एंड देयर इज अ मैपिंग बिटवीन देम. दैट मैपिंग, व्हाट दैट मैपिंग एक्चुअली मींस, इट हैज 2 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. ठीक है, तो वो स्टेप्स समझने के लिए हम लोगों को ये जो पूरे कैपा वाली चीजें करनी पड़ेंगी. वी विल नॉट इवन यूज कैपा एनीमोर नाउ. ठीक है, अब हम लोग फाई के टर्म्स में बात कर रहे होंगे. ठीक है, इस पूरी पीछे वाली एक्सरसाइज को करने का पर्पस ये था कि हमें ये चीज समझ में आ जाए कि what this actually means, what this phi actually means. phi के जो 2 पार्ट्स हैं वो ये हैं कि हम डायरेक्टली डोमेन ओमेगा नॉट से डोमेन ओमेगा टी पे नहीं जा रहे. The path that we are following is through the actual material body itself. ठीक है, बॉडी बी हर कन्फिग्रेशन से लिंक्ड है. तो अगर आप कन्फिग्रेशन टू कन्फिग्रेशन मूव करना चाह रहे हैं तो देन यू हैव टू गो थ्रू बी इन रियलिटी. ठीक है, तो जो हमारी इनवर्स कैपा की रिलेशनशिप है, दैट इज हाउ वी आर मूविंग फ्रॉम ओमेगा नॉट टू द बॉडी बी
और फिर बॉडी बी से हम मूव करके जा रहे हैं अपने नए डोमेन के ऊपर। तो यहाँ से हम रेफरेंस डोमेन से बॉडी बी में गए और बॉडी बी से फिर हम नए डोमेन में आए। वी आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज कैपा एनी मोर, बट कैपा का पर्पस जो था वो इस फाई को समझना था, तो व्हाट दैट फाई एक्चुअली मीन्स। ठीक है, ऑल राइट, I have an extra slide here, I don't need it, I've already written what I needed, right? ठीक है जी, तो लेट्स रिकॉल क्या हमारे पास अभी क्या चल रहा है। हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन है, तो अब हमने मटेरियल बॉडी बनाई नहीं है, हमारे पास डोमेन एक है, ठीक है, एक पार्टिकल की लोकेशन है, ठीक है, तो जिसमें रेफरेंस एंड मेरे पास ओमेगा टी है और पार्टिकल है, उसकी लोकेशन जो है, उसकी पोजीशन जो है दैट इज एक्स ऑफ टी, ठीक है, स्मॉल एक्स ऑफ टी। ठीक, तो मेरे पास जो मेरे डोमेन टू डोमेन मैपिंग हो रही है, इसको अब हम सिंपली कह रहे हैं फाई ऑफ टी। फाई ऑफ टी का मतलब ये है कि रेफरेंस से टाइम टी के ऊपर क्या लोकेशन जनरेट होगी, ठीक है, तो टाइम टी के ऊपर लोकेशन फाई टी जनरेट होगी, ओ सॉरी ओमेगा टी जनरेट होगी। तो this is omega naught, and from here we are going to here, and this is simply phi t of x, सही। अभी फाई का क्या मतलब है, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मोशन के ऊपर। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन वी आर गोइंग टू लुक एट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स है, तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स होंगी, बट उससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्चुअली मोशन का समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग उसके फंडामेंटल मैथमेटिक्स को देख रहे हैं कि हाउ दैट इज ट्रीटेड, बट एग्जाम्पल्स के अंदर दैट इज ट्रीटेड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत तरीके से आराम से दूर हो जाता है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है जी, अब हमारे पास इसमें चार सिंबल्स हैं जो कि चल रहे हैं, एंड वी नीड टू नो व्हाट दे आर। ठीक, तो हमारे पास ओमेगा नॉट है, हमारे पास ओमेगा टी है, ठीक है, तो दिस इज द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, वी नो दिस नाउ। ओमेगा टी जो है हमारे पास दैट इज द स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, x is my reference location, reference position, and x of t current position. In fact, let's change this to position. Location doesn't seem right. Position is more technically correct. Okay. ठीक है, एक बात हमने ऑलरेडी की हुई है कि हम लोग जो सॉलिड मैकेनिक्स के केसेस में जो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या लेते हैं, वो हमारी अनडिफॉर्म्ड या स्ट्रेस फ्री कॉन्फ़िगरेशन होती है नॉर्मली। ठीक है, करंट कॉन्फ़िगरेशन विल डिपेंड कि मेरा मोशन किस टाइप का है, मेरा रिजिड बॉडी मोशन है कि मेरा डिफॉर्मेबल बॉडी मोशन है, किस टाइप का मोशन है। अगर रिजिड बॉडी मोशन है तो उस केस में बॉडी की एक्चुअली शेप मतलब बॉडी स्ट्रेस फ्री रहेगी, बट बॉडी कैन ट्रांसलेट एंड रोटेट। तो फॉर एग्जांपल ये जो दो इन दोनों बॉडी को आप कंपेयर करें तो बॉडी ट्रांसलेट होकर भी आगे गई है एंड इट इज ऑल्सो रोटेटिंग। ठीक है, तो जो सेम पॉइंट यहाँ पे था वो पॉइंट रोटेट होकर तो बॉडी के रिस्पेक्ट से पॉइंट अपनी एग्जैक्ट लोकेशन में मौजूद है, बट द बॉडी इटसेल्फ इज रोटेटेड। ठीक है, अब हमने ये भी बोल दिया कि हमारे पास जो एक्स ऑफ टी है दैट इज फाई ऑफ टी ऑफ एक्स। ठीक है, जनरली हम टी को ऐसे यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी वांट टू एक्चुअली बी एबल टू डिफाइन दिस एट एनी इंस्टेंट। तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड के लिए क्या फंक्शन है, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए क्या फंक्शन है। अगर सेकेंड की जगह मैं मिनट की बात कर दूं तो फिर हम क्या करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग टी हेयर what we normally do is we define this spatial coordinate x, ठीक है, spatial position sorry x as a function phi, और इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक पोजीशन कैपिटल x and the second is time t. This is the general form that will stick to. ठीक है, अब हम इस पे स्टिक करेंगे, इसी कन्वेंशन पे स्टिक करेंगे। If this is a general form then x, what is x of t? अगर हम इसको सोचें तो ये क्या होगा, दिस इज
this can be thought of as a mapping at an instant t, ठीक है, a particular time t. For example, I just put an example here. For example, मेरे पास जो बॉडी है उसका जो x1 कोऑर्डिनेट है ना, वेक्टर है तो दैट इसका x1 x2 x3 तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो x1 जो है दैट इज इक्वल्स टू let's say that this is going to be 12t plus 5x2 something like this. ठीक है, तो इट इज़ अ पॉसिबल मैपिंग, ये ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठाऊं, फॉर एग्जांपल मुझे x वेक्टर मिला 0 5 2. ठीक है, तो इन दिस केस मेरे पास x1 कोऑर्डिनेट क्या होगा 12t प्लस 5 टाइम्स 5 25, जो भी यूनिट यहाँ पे चल रहा है, एंड दिस t विल डिसाइड कि मेरा x1 क्या होता है. तो अगर मैं इसमें t फिक्स कर दूं तो मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम की मैपिंग आ जाएगी. तो फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं देखूं कि x1 एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में देना चाह रहा हूँ, तो x1 becomes 24 plus 5x2. This is also a mapping. This is also a phi. But in this case, the time is fixed. तो जो general function है phi is a function of the position vector x as well as the time. But अगर मैं इसमें time fix कर दूँ अपने function के अंदर, तो वो एक certain instant की mapping generate हो जाती है. तो this is a very particular thing. Normally हम जो general mapping है उससे stick करेंगे. ठीक है? This is just extra thing. I'll just remove this thing. All right. Or this phi is a point-to-point map. Point-to-point map is again 1-to-1 and on-to. ठीक है, दोनों चीजें. तो point-to-point map है. And this is what is the motion. ये बॉडी का फाई जो है ना, फाई दैट इज द मोशन ऑफ द बॉडी. तो अगर मैं कोई भी पार्टिकल पकड़ लूँ, उसकी लोकेशन मुझे पता हो कैपिटल एक्स, देन विद टाइम टी आई कैन फाइंड आउट इट्स न्यू पोजीशन एट एनी टाइम टी फॉर एनी पोजीशन. इनिशियल पार्टिकल की मुझे पोजीशन पता हो और किसी भी टाइम के ऊपर मैं उसकी नई पोजीशन निकाल सकता हूँ. तो दिस फंक्शन फाई इज द मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, दिस इज व्हाट द मोशन इज. ठीक है, तो मोशन तो इस तरीके से डिफाइन होता है. मोशन इटसेल्फ इज द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. ठीक है, पूरी बॉडी मूव हो रही है, उसकी नई लोकेशन निकल के आ रही है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रही. तो वी आर नॉट सेइंग कि इनिशियल फाइनल लोकेशन में से इनिशियल लोकेशन को माइनस करके डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल रहे हम. फाई इज द फाइनल पोजीशन. तो जो बॉडी की फाइनल पोजीशन है दैट इज फाई. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. अच्छा, ये हो गया. एक और चीज यहाँ पे जो हमें नोट करनी है वो ये है कि हम लोग क्या सिंबॉलिक यूज करेंगे. तो एक्स को हम नॉर्मली जो कैपिटल को हम यूज करेंगे टू डिफाइन रेफरेंस लोकेशंस. ठीक है, हमेशा. तो और ऐसे कंपोनेंट्स को भी हम कैपिटल लिखेंगे और इसके लिए हम इंडेक्स भी कैपिटल यूज करेंगे. एंड दिस माइट नॉट बी ट्रू फॉर सर्टेन बुक्स. कुछ बुक्स ये इंप्लाई करती हैं कि एज सून एज यू सी a capital letter in an index, that means कि summation convention is not implied. But हम उस चीज को नहीं कह रहे. हम कह रहे हैं कि summation convention is still implied. We are just differentiating between the reference configuration and the final configuration. The reference configuration we are using the capital indices and capital letters for the variable names. और spatial हमारी जो position है that is the normal way we define it. तो हमारे पास xi, ei और छोटे इंडेक्सेस यूज हो रहे हैं to define this. ठीक है, राइट. तो अब all of this means what, कि अगर हम ये अपनी चीजें वापस इसके अंदर प्लग इन कर देंगे तो हम xi
EI is simply equals to phi of I ठीक है, तो xi is the component. मैंने एक चीज यहाँ पे जो मुझे करनी चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे भी नहीं की और मैंने उस बात को जिक्र भी नहीं किया कि दिस फाई इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि हम इक्वेट कर रहे हैं ना, ये राइट साइड में से फंक्शन है और कोई चीज से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. अगर x स्पेशल वेक्टर में मेरा फंक्शन है तो फाई इटसेल्फ इज अ फंक्शन. इसके तीन कंपोनेंट होंगे, इसका x में भी कोई कंपोनेंट बन रहा है, इसका x1 में बन रहा है, x2 में बन रहा है, x3 में भी बन रहा है, तीनों में बन रहा है. तो अगर मैं इनमें से किसी एक कंपोनेंट को निकालना चाहूँ तो यहाँ पे वो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट अवेलेबल होगा. ये इसी तरह है कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि x1 x2 x3 है तो मेरे पास यहाँ पे आई कैन हैव समथिंग लाइक दिस. तो फॉर x1 आई कैन सिंपली हैव x1, फॉर x2 आई कैन हैव x2 प्लस 2t और x3 के अंदर आई कैन सिंपली हैव x3. तो इससे क्या मतलब बन रहा है मेरे पास? इससे मतलब ये बन रहा है कि x1 को कोई चेंज नहीं आ रहा किसी भी चीज से, x3 को कोई चेंज नहीं आ रहा, बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है x2 वाली जो डायमेंशन है वो इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो बॉडी मूव भी कर रही है, ठीक है, ज्यादा मूव कर रही है, जैसे टाइम चलते जा रहा है बॉडी मूव करती जा रही है. तो अगर मेरी बॉडी इनिशियली यहाँ पे है, जस्ट कीप इट इन 2 डायमेंशन सिंस थर्ड डायमेंशन फिक्स है, तो उसको मैं ऐसे बना लेता हूँ कि आई हैव समथिंग लाइक दिस. तो दिस इज E2, दिस इज E1, दिस इज E3. ठीक है, तो राइट हैंड रूल इम्प्लाइड है. अच्छा, अब तो जैसे दिस इज t इक्वल्स टू 0, तो जब t इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा? x1 और x2 अपनी जगह मेंटेन होंगे, x1 x3, बट x2 पूरी बॉडी कुछ शिफ्ट कर जाएगी. तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के ऊपर जो लोकेशन है वो x2 प्लस 4 है, तो पूरी बॉडी उठ के यहाँ पे आ जाएगी. t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में कहीं और चली जाएगी, t इक्वल्स टू 8 सेकेंड में कहीं और चली जाएगी. तो पूरी एक रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, पूरी बॉडी उठ के मूव कर रही है. तो दिस वेक्टर मैप इज द फंक्शन फाई. ठीक है, और फंक्शन में इसलिए कह रहे हैं कि इसके तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पोजीशन वेक्टर कैपिटल एक्स के फंक्शन हो सकते हैं. यहाँ पे तो मैंने स्मॉल x1 को कैपिटल x1 का फंक्शन रखा है, बट इट इज पॉसिबल कि स्मॉल x2 x1 का फंक्शन हो. इट इज पॉसिबल. मैं अभी इमीडिएटली आफ्टर दिस आई शो यू एन एग्जांपल एंड विल टॉक अबाउट दिस. ठीक है, अच्छा जी, तो जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि हम लोगों के पास ये जो मैपिंग बन रही है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन एज वेल एज टाइम. बल्कि इसको इस वाली जगह पे हाईलाइट करना चाहिए. पोजीशन भी है और टाइम भी है. तो पोजीशन भी है और टाइम भी है. ठीक है, तीनों चीजें, दोनों चीजें आ रही है हमारे पास. ये हमारे पास फंक्शन फाई है. तो फंक्शन फाई इज नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट इज जस्ट defining small x1, small x2, small x3 as a function of capital X1, capital X2, capital X3 and time. ठीक है, तो इसकी ना एग्जांपल देखते हैं. अगेन आई हैव अ स्लाइड एंड आई डोंट नेसेसरली नीड इट. इसी स्लाइड में आई हैव रिटन pretty much everything I needed to. तो ऑलराइट, तो आई विल जस्ट टॉक अबाउट एन एग्जांपल. एग्जांपल से ना आपको चीज काफी हद तक समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह. तो एग्जांपल कौन सी है? लिखा हुआ यहाँ पे सिंपल शेयर की एग्जांपल है. ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट सी के व्हाट सिंपल शेयर मीन्स. तो अगर हम E1, E2, E3 लेते हैं एंड वी हैव अ बॉडी लाइक दिस. सिंपल शेयर मीन्स कि मेरी बॉडी इस तरीके से मूव हो जाएगी. दिस इज अ सिंपल शेयर. ठीक है, कितनी शेयरिंग हो रही है अब इसमें देखें. आप थिंक अबाउट दिस. क्या मेरी y की जो मेरी x2 की लोकेशन जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज आ रहा है? किसी भी पॉइंट में हाइट में कोई चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा. सेम थिंग विद E3. E3 तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया. E3 में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, जो मेरा चेंज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ वो किस में आ रहा है? सिर्फ मेरा चेंज आ रहा है E1 के अलावा.
Hopefully you can see this thing. तो एक तो चीज मैं करता हूँ, this is omega naught and this new one is omega. इसको ओमेगा करके छोड़ देते हैं because we have our mapping. ठीक है, तो हम इसकी मैपिंग को इस तरीके से शो कर देते हैं. तो we have this configuration and we have this configuration and the mapping from here to here is phi. ठीक है ना. मैपिंग होती क्या है हमारे पास? मैपिंग होती है कोई भी कंपोनेंट xi है that is going to be phi I as the function of the entire position vector. कुछ भी कंपोनेंट हो सकता है x1 के अंदर, यहाँ पे x12 x1 x2 x3 तीनों आ सकते हैं और टाइम भी आ सकता है. ठीक है, अब इस केस में चीजें थोड़ी सी सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है. तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी अंडरग्रेड वाली चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी. इस एंगल को हम गैमा बोलेंगे. प्रॉब्ली सर जिया के तो ये चीज पढ़ाते हैं तो उनके लिए चीज बिल्कुल भी नहीं होगी. दिस एंगल इज गैमा. तो अब व्हाट वी आर गोइंग टू से इज कि सबसे पहले तो हम आसान वाली चीजें लिख देते हैं. हम लिखते हैं कि x2 में क्या हो रहा है. हाइट x2 बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही. जो इस पॉइंट की जो हाइट थी डिफॉर्मेशन के बाद भी इस पॉइंट की वही हाइट है. इस पॉइंट की जो हाइट थी डिफॉर्मेशन के बाद भी वही हाइट. हर पॉइंट की हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा. तो x2 इज सिंपली इक्वल्स टू कैपिटल x2. सेम थिंग विद x3. x3 इज सिंपली इक्वल्स टू कैपिटल x3. बट x1 में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ समथिंग हियर एंड आई विल रिलेट इट विद यू. ये एंगल फाई है. ठीक है, कोई भी हाइट x2 अगर मुझे पता हो ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक चेंज आ रहा है यहाँ पे x1 में, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज आ रहा है. ठीक है, तो यू गेट दिस थिंग राइट, कि अगर मैं इस पॉइंट में जाऊंगा तो x में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रही है. अगर मैं बिल्कुल x2 इक्वल टू 0 पे आ जाऊंगा तो x1 में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही. तो जैसे जैसे x2 बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे x1 में डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है. सही. और अगर मैं इस पॉइंट की जगह ये वाला पॉइंट ले लूं तो क्या होगा? ट्राइंगल तो जैसे सेम बन रहा है मेरे पास, बट व्हाट इज चेंजिंग इज कि मेरे पास इस पॉइंट की अपनी ओरिजिनल भी तो कोई ना कोई लोकेशन है ना. ठीक है, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस अगेन बड़ा करके ताकि ये चीज क्लियर हो जाए. तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस and we are going to pick, this is my original line और ये पॉइंट मूव होके इधर आ रहा है. इसकी x2 में कोई चेंज नहीं आ रहा. जो ओरिजिनल x2 था वही x2 रिटेन हो रहा है, बस x1 चेंज हो रहा है. तो this location is capital X1 initially और this location is small x1. तो small x1 की क्या रिलेशनशिप बन रही है? एक तो उसमें यहां से लेके यहां तक पूरा x1 है. ठीक है, small x1 is equals to capital X1 plus this change. This angle is gamma. ठीक है, तो x1 plus the change. और चेंज क्या है हमारे पास? हमारे पास टेंजेंट की रिलेशनशिप लगेगी. तो if I know a height here capital X2, then I can find out this change. The change is equals to tangent gamma. Tangent gamma times x2. और इन जनरल ये गैमा जो है ना, हो सकता है कि टाइम के साथ चेंज हो रहा हो. इट इज पॉसिबल. हो सकता है ये एंगल टाइम के साथ भी चेंज हो रहा हो. तो दिस कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. इट इज पॉसिबल, बट हमारे अभी वाले इंस्टेंस में ऐसा नहीं है. ठीक है, तो इट इज सिंपली x1 प्लस टेंजेंट गैमा x2. दिस इज अवर मैपिंग. तो अगर मैं इसको पूरी फाई की फॉर्म में लिखूं तो माई x वेक्टर which is my phi of x of t is equal to x1 plus tangent gamma. Let's generally write this can be a function of time times x2. x2 is x2
and x3 is x3. This is my phi. Phi बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड सी चीज नहीं है, इट्स रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है. अच्छा जी, तो अब अगर मैं इसको पूरी वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, रिमेंबरिंग कि मेरे पास दिस थिंग एसेंशियली इज xi, then x is equals to what? X is equals to x plus tangent gamma of t times x2, this is the E1 component, plus x2 E2 plus x3 E3, right? And this thing has two parts, x1 E1 plus x2 E2 plus x3 E3 plus tangent gamma of t x2 E1. अब दोनों चीजों का कोई ना कोई मतलब है. पहली वाली जो चीज है, this is the reference position and this is the displacement. This is what motion itself is. तो हमने वहां पे जो पूरी मैपिंग जनरेट की थी, that in application is very straightforward. इतनी कोई complicated चीज नहीं है. It's just a vector to vector equivalence. ठीक है, तो अगर वेक्टर की इक्विवेलेंस है तो हर कंपोनेंट के इक्वल कोई ना कोई कंपोनेंट होगा. तो x स्मॉल x के 3 कंपोनेंट्स हैं, तीनों को आपने कैपिटल x का फंक्शन और टाइम का फंक्शन बना दिया है. तो स्मॉल x1 भी कैपिटल x और टाइम का फंक्शन है, स्मॉल x2 भी कैपिटल x और टाइम का फंक्शन है, और स्मॉल x3 भी कैपिटल x और टाइम का फंक्शन है. जाहिर उनमें से कोई चीज कोई वेरिएबल किसी में हो किसी में नहीं हो, दैट इज पॉसिबल, बट इन जनरल तीनों कंपोनेंट्स कैपिटल x के और टाइम तीनों कंपोनेंट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये वाली चीज हो गई. अब एक इसमें एक क्वेश्चन है, वो ये है कि let's just draw that again. Okay, this is E1, E2, E3. अगर हमारे पास ये ट्रांसलेशन भी आ जाए, मतलब कि एक पूरी रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन भी आ जाए, क्या चेंज आ रहा है? अभी तक हम ये कह रहे थे कि बॉडी का ये पॉइंट तो अपनी जगह पे है, मतलब कि बॉडी पूरी की पूरी बॉडी नहीं मूव कर रही, पूरी की पूरी बॉडी नहीं ट्रांसलेट कर रही, सिर्फ डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन कुछ पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स मूव नहीं कर रहे हैं. ठीक है, बट इट इज पॉसिबल कि पूरी की पूरी बॉडी मूव कर जाए, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ E1 में मूव करे, वो उठ के यहां पर भी आ सकती है. इट इज पॉसिबल, जस्ट टू मेक it more general. It's not necessary कि straight line में हो. ठीक है, और it can move anywhere. ठीक है, तो this is our omega naught and this is our omega. ठीक, तो in this case what would be x? तो x हमारे पास अभी भी वही होगा. We still define the motion with the function phi, the function of x and t. ठीक है, बट इसमें अब एक कांस्टेंट चीज ऐड हो रही है. ये जो पूरी की पूरी ट्रांसलेशन हो रही है ना रिजिड बॉडी, दैट इज बीइंग एडेड टू दिस. तो पूरा वाला फंक्शन अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस देयर इज अ c. c इज, आई विल राइट दिस हियर, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन. इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो अपनी जगह है. x1 E1 plus x2 E2 plus x3 E3 plus tangent gamma x2 E1, ये अपनी जगह सब कुछ है. ठीक है, इसको भी मैं अलग कर सकता हूं. तो आई कैन से दैट आई हैव x1 E1 plus x2 E2 plus x3 E3 plus I have c plus tangent gamma x2 E1.
तो इसमें क्या क्या चल रहा है, इसमें मेरे पास दिस थिंग इज अगेन माय रेफरेंस, and this whole thing is my displacement. ठीक है. अब बहुत ही सिंपल एग्जांपल थी, बट एक इससे भी और आसान एग्जांपल है, तो विल डू दैट एंड विल होपफुली बी एबल टू फिनिश आवर लेक्चर इन टाइम. ठीक है जी. तो हमारे पास सिंपल इलोंगेशन की एग्जांपल है, एंड आई implore you to think about this. जब हम इसको लिखेंगे तो we'll try to see के whether we can think of the function that is going to show up here. So we have E1, E2, E3. The body is here, and what is happening is that the body is stretching in one dimension. बाकी सेम है. ठीक है, E2 में हाइट सेम है, बट E1 में बॉडी मूव भी कर रही है, ट्रांसलेशन जो हो रही है मेरी रिजिड बॉडी सिर्फ और सिर्फ E1 में हो रही है, और पूरी बॉडी जो है, तो फॉर एग्जांपल इफ दिस थिंग इज, इसको किस तरह समझाऊं मैं आप, इफ दिस थिंग इज 1 यूनिट्स, दिस थिंग इज स्ट्रेचिंग टू 1 प्लस अल्फा यूनिट्स, तो पूरी की पूरी चीज ग्रो कर रही है. ठीक है, तो हर पॉइंट जो है वो मूव करता जा रहा है. ठीक है, तो अगर एक लोकेशन इनिशियल लोकेशन थी 0 वाली, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे जैसे अब आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे चीज स्ट्रेच होती जा रही है. ठीक है, तो जितना दूर का पॉइंट होगा वो उतना ज्यादा दूर जाएगा. ठीक है, तो इसकी भी कोई ना कोई मैपिंग फॉर्म हो रही होगी. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास x2 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे पास x3 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमारे पास x1 पे फर्क पड़ रहा है. x1 में हमारे पास एक तो C1 E1 आ रहा है, और पूरी बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है. रिमेंबर कि हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे कहा था कि हमारे पास दिस वाज अ फंक्शन ऑफ x2. ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन ऑफ x2 नहीं है. अब अगर हमारे पास बॉडी को मैं ओवरले करूँ ना एक दूसरे के ऊपर, तो द बॉडीज लुक लाइक दिस. ये वाली डायमेंशन मैच कर रही है, ये डायमेंशन भी मैच कर रही है, और इस तरीके से बॉडी स्ट्रेच हो. x1 इक्वल्स टू 0 में x1 अभी भी 0 है. ठीक है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे सेंटर में था, वो पॉइंट अब यहाँ पे आगे चला गया, और जो सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट स्ट्रेच हो रहा है, जो यहाँ पे सबसे दूर पॉइंट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है. तो जितना पॉइंट का बड़ा कैपिटल X है उतनी ज्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. थिंक अबाउट दिस फॉर अ मिनट. अगर x1 0 है तो कोई स्ट्रेच नहीं है. जिस पॉइंट का x1 मैक्सिमम है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, और जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उनमें जाहिर है स्ट्रेच इंटरमीडिएट लेवल का होता जाएगा. दिस इज अगेन अ सिमिलर टाइप ऑफ मैपिंग. तो हमारे पास अगर हम इसको पूरी वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो दिस x इज इक्वल्स टू x1 x2, बल्कि इसको राइट इन स्क्रिप्ट फॉर्म, is equals to my phi of xt, and this is equals to C1 E1 plus 1 plus alpha x1. This is x2, this is x3. ठीक है, और इसके भी ज़ाहिर है we can separate out the displacements and we can separate out the reference position. तो हमारे पास x1, x2, x3 है. So this is my reference position. Plus I have, बल्कि इसको E1 यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए हमको, बिकॉज ऑलरेडी कॉम्पोनेंट्स लिख रहे हैं हम. तो C1 plus alpha x1, and we have 0 0 here.
दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट, और ये हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा है, तो रो वेक्टर बनाया इसका, तो इसमें हम ई नहीं लिखते, ये सिर्फ कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो दिस इज E1 E2 E3 कंपोनेंट, E1 E2 E3 कंपोनेंट, राइट। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ चीज़ है। ये है हमारी मोशन की जो डेफिनेशन है कि हम लोग हर कंपोनेंट को, जो फाइनल पोजीशन है ना हमारे पास स्मॉल एक्स, उसके हर कंपोनेंट को ओरिजिनल हमारी जो रेफरेंस पोजीशन है और टाइम है उसका फंक्शन बना देते हैं। एंड आई कैन जस्ट plug in each of these and I can define the new location. So it is possible कि मेरा alpha जो है that is a function of time. It is possible कि मेरा c जो है it is a function of time. तो जैसे जैसे मैं टाइम चेंज करूंगा वैसे वैसे मेरी डिस्प्लेसमेंट जो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, हो सकता है टाइम 10 सेकेंड्स में ये 5 मीटर्स पे हो, 50 मिनट्स बाद दिस इज एट 20 meters, we don't know. ठीक है, तो कुछ भी इसके, any of this can be a function of time. Alpha can be a function of time and this c can be a function of time as well. ठीक, I'm going to stop here. I have to now talk about in the next class Lagrangian description of motion and Eulerian description of motion. I know आज का लेक्चर जो था उसमें जो चीज़ें थी वो बहुत कुछ चीज़ें बहुत abstract रही हैं, but they're necessary so that we have the necessary background. तो हम अब simple काम भी करेंगे, but we know कि what this simple description is made up of. ये जो simple सफाई यहाँ पे नजर आ रहा है, what this actually means, ये हम एक राउंड अबाउट बेसिस पे अचीव कर रहे हैं बॉडी, एंड देन सेकंड अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहे हैं। अभी जो हमने काम किया है उससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन, वी कैन टॉक अबाउट इट। असाइनमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो तो वी कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज वी हैव लाइक 4 minutes, तो वी कैन डू दैट। आपको बुक के अंदर इन मोशन की ना जो कॉमन की बुक है उसके अंदर आप मोशन एंड डिफॉर्मेशन का एक सेक्शन है, उसमें अगर जाएंगे तो उसमें सिंपल शेयर, इलॉन्गेशन, इसके अलावा टॉर्जन और बेंडिंग और इस तरह की मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी मोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यू कैन हैव अ लुक एट देम एज वेल। उनके लिए सिंबल थोड़े से डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं, जहाँ हम फाई यूज़ कर रहे हैं वो लोग से ची यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंबल डिफरेंट यूज होगा बट यू विल पिक इट अप। तो वही जैसे फाई एक्स ऑफ टी है, उनका ची एक्स ऑफ टी है, तो इट्स नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू विल पिक इट अप कि वो क्या सिंबल डिफरेंट यूज करें, बट उसमें एग्जांपल्स कुछ अवेलेबल हैं व्हिच यू कैन हैव अ लुक। सही, अभी आपका फर्स्ट टास्क होनी चाहिए वो असाइनमेंट कंप्लीट करें, दैट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। तो जाहिर है नेक्स्ट वीक ईद भी है, तो यू शुड फोकस ऑन इट राइट नाउ एंड ट्राई टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट, बिकॉज तो उसमें आपको कुछ जगहों पे शायद थोड़ा बहुत सोचना पड़े। शुड नॉट टेक वेरी लॉन्ग, वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट यू कैन कंप्लीट दैट एंटायर थिंग इन एन आवर, बट उसको आप थोड़ा सा तरीके से लेके चलना पड़ता है। इट माइट नॉट इवन बी फीजिबल कि आप एक साइड से स्टार्ट करें और कंप्लीटली दूसरी साइड पे अराइव हो। तो समटाइम्स इट हेल्प्स कि अगर आप दोनों साइड्स को सॉल्व करना शुरू कर दें एंड यू फाइंड आउट के वेयर दे मैच। ठीक है, तो इफ you're getting stuck, then that's one way to go about it कि आप दोनों साइड से सॉल्व करना शुरू कर दें until you get some form which matches on both sides. That is a roundabout way of doing it, but it's still possible if you're stuck at some place. Otherwise अगर कोई चीज़ पूछनी हो assignment से related, कोई hint वगैरह चाहिए हो तो you can contact me and we can talk about that as well. अभी कोई चीज़ है और डिस्कस करने की? All right, so let's end this class and I'll try to upload the video today inshallah, और lecture भी आज upload हो जाएगा inshallah, और assignment आज upload हो जाएगा inshallah as soon as the LMS is activated. ठीक है, वरना मैं वीडियो अप कर दूंगा आप लोगों को, तो you should be able to have a look at the video today. ठीक है जी, thank you very much. अस्सलाम वालेकुम।